नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है लेशमेनिया। वर्गीकरण, सिस्टेमिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन। संघ, प्रोटोजोआ। उपसंघ, सार्कोमेस्टिगोफोरा। उपवर्ग, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा। क्लास, जू मेस्टिगोफोरा। ऑर्डर, काइनेटोप्लास्टिडा। जीनस, लेशमेनिया। स्पीसीज, डोनोवनी। इकोलॉजी, डिस्कवरी। जीनस लेशमेनिया सबसे पहले रॉस के द्वारा 1903 में देखे गए थे और उसकी जाति लेशमेनिया डोनोवनी वाज रिपोर्टेड साइमल्टेनियसली बाय लेसमैन फ्रॉम लंदन। 1903 के अंदर उसको खोजा गया था। एंड डोनोवन फ्रॉम मैड्रास 1903, इसीलिए उसका दोनों को मिलाकर के नाम रख दिया गया लेशमेनिया डोनोवनी। लेशमेनिया एक अंतःपरजीवी है और इसकी 3 प्रमुख जातियां हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो लेशमेनिया डोनोवनी इन्फेक्ट्स मैन इन इंडिया, चाइना, रशिया, मेडिटेरियन कंट्रीज एंड अफ्रीका के कुछ हिस्से, साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से। इंडिया में यह एंडेमिक है। आसाम में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में। हैबिट एंड हैबिटेट्स, स्वभाव व आवास। यह परजीवी मनुष्य का एक अंतःपरजीवी है और इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इन ल्यूकोसाइट्स और सेल्स ऑफ लीवर, स्प्लीन, लिम्फेटिक ग्लैंड्स इत्यादि में। और इसके कारण काला अजर रोग उत्पन्न होता है, जिसे उसके कारण बुखार आ जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, और साथ साथ ही श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी हो जाती है और यह सैंड मक्खी जो कि वाहक है उसके द्वारा फैलता है। मॉर्फोलॉजी या संरचना इसको बोल सकते हैं। शेप एंड साइज। जीनस लेशमेनिया में 2 फॉर्म्स पाई जाती हैं या स्टेजेस पाई जाती है, लेशमेनियल एंड लेप्टोमोनाड, जिनमें मुख्य अंतर बिटवीन अ वर्टिब्रेट मैन एंड इनवर्टिब्रेट सैंड फ्लाई के अंदर वो आपस में रोटेट होती रहती है अवस्थाएं। The two forms are recognized as follows on the basis of the position of their kinetoplast. इसकी संरचना आगे देखेंगे तो उसमें काइनेटोप्लास्ट की संरचना के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। वो और ब्लीफेरोप्लास्ट, ये इसकी संरचना देखेंगे। इसमें तो जो गोल संरचना दिखाई दे रही है एमेस्टिगोट, और जो लंबी वाली संरचना दिखाई दे रही है प्रोमेस्टिगोट अवस्था है, जैसा कि अपन ने पहले बात की। इसमें देखेंगे तो फ्लैजिलम और साथ ही साथ बेसल बॉडी की काइनेटोप्लास्ट का जो पार्ट है वो अलग अलग जगह पाया जाता है। लेशमेनियल और एमेस्टिगोट अवस्था, यह अवस्था मनुष्य की रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्र की कोशिकाओं में अंतःपरजीवी के रूप में पाई जाती है और यह अवस्था स्तनियों के वृद्धाणु मैक्रोफेज में पाई जाती है और इसकी आकृति गोल या अंडाकार होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रही है। और इसका परिमाप 2 से 4 माइक्रोन तक होता है और इसके शरीर के चारों ओर तनुत्वक का आवरण पाया जाता है, पेलिकल का।
कोशिका के मध्य में या परिधि की ओर एक केंद्रक पाया जाता है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और केंद्रक के पास समकोण पर काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है, और यह भी एक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का एक भाग है एवं उसमें डीएनए पाया जाता है। आधार कणिका या ब्लेफेरोप्लास्ट से मार्जिन की ओर, किनारे की ओर एक तंतु के समान रचना पाई जाती है जिसे एक्सोनीम कहा जाता है, और यह कसाब की मूल भी कहा जाता है। एक्सोनीम के पास में एक रिक्तिका वैक्यूल भी पाई जाती है। लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट अवस्था, यह अवस्था वाहक या पोषी सैंड मक्खी की आहार नाल में पाई जाती है, और यह कसाभित अवस्था होती है। प्रारंभिक विकास के दौरान यह अंडाकार होती है, लेकिन फिर इसकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोन व चौड़ाई 2 से 3 माइक्रोन तक होती है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। पूर्ण विकसित होने पर इसकी लंबाई 15 से 20 माइक्रोन मीटर और चौड़ाई 1 से 2 माइक्रोमीटर हो जाती है, और इसका केंद्रक लगभग कोशिका के मध्य में स्थित होता है, और अग्रसिरे की ओर एक काइनेटोप्लास्ट उपस्थित होता है, और इसके आधार कणिका से अग्रसिरे की मार्जिन तक एक्सोनीम पाया जाता है, और आधार कणिका के पास से एक इयोसिनोफिलिक रिक्तिका पाई जाती है। शरीर की लंबाई के बराबर या उससे भी लंबा एक कसाब अग्रसिरे से निकला रहता है। इस परजीवी में तरंगित कला अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। ये सैंड फ्लाई दिखाई गई है जो इसके कैरियर का कार्य करती है, वाहक के रूप में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसकी द होल बॉडी इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ वेरी थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड firm like covering or pellicle, or it gives definite shape to the body and does not form an undulating membrane. Flagellum, इसमें वही Leishmania is unflagellate bearing a single uniflagellate bearing a single flagellum. In the leptomonad form of parasite is in sandfly, the flagellum is long and free. It arises from a minute basal body or blepharoblast situated near the anterior, and closely associated with the blepharoblast lies a disc-shaped parabasal body or kinetoplast. There is, however, no cytostome. In the Leishmanial form of parasites in man, there is no free flagellum as it is greatly reduced, fibril-like, and lies embedded in cytoplasm. Transverse sections of flagellum under electron microscope show the 9+2 internal fibril arrangement. Cytoplasm, underneath pellicle, the body's cytoplasm is colorless, homogeneous, and not differentiated into ectoplasm and endoplasm. Electron microscopy studies show that cytoplasm is marked by longitudinal striation or microtubules, which may be contractile. Other structures present in cytoplasm are blepharoblast, kinosomes, rhizoblast, Golgi body, mitochondria, vacuoles, nucleus. न्यूक्लियस इसमें एक सिंगल लार्ज साइज का बड़ा पाया जाता है जो कि एक्सेंट्रिक होता है और या फिर इन द मिडल ऑफ द बॉडी, और वेसिकुलर होता है एंड विद अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल कैरियोसोम्स और न्यूक्लियोलस, इसमें क्लियर कट उपस्थित होता है, केंद्रीय का क्लियर कट पाई जाती है. इट इज कवर्ड बाय अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन विद पोर्स एंड मेजर अबाउट 1 माइक्रोन इन डायमीटर. Metabolism, as in trypanosoma, a mouth or cytosome is also lacking in Leishmania, so that nourishment is obtained saprozoically through body surface from host cells, and gaseous sections is in respiration, and elimination of excreted product also occurs by diffusion through body surface. Sexual reproduction unknown. Asexual reproduction
takes place by longitudinal binary fission. Life cycle of Leishmania donovani. इस परजीवी में द्विपर्पोषी जीवन चक्र पाया जाता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। साथ साथ यह परजीवी दो रूपों में भी पाया जाता है। मनुष्य में एमेस्टिगोट अवस्था व सैंड मक्खी में प्रोमेस्टिगोट अवस्था पाई जाती है। मनुष्य में जीवन चक्र। मनुष्य में एमेस्टिगोट अवस्था रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्र में पाई जाती है। यहाँ यह अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में पाया जाता है। यहाँ इसमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है। इस कोशिका में तब तक द्विखंडन जारी रहता है जब तक कि यह पूरी कोशिका इस परजीवी द्वारा नहीं भर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप परपोषी की यह कोशिका फूलकर अंत में फट जाती है। यह कोशिका पोषी कोशिका के फटने पर 50 से 200 परजीवी मुक्त होते हैं एक कोशिका के फटने पर। यह परजीवी सीधे रक्त में संचरण में त्याग दिए जाते हैं और मुक्त हुए परजीवी नई स्वस्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और इस चक्र को दोहराते रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्र संक्रमित हो जाता है। सैंड मक्खी में जीवन चक्र। जब सैंड मक्खी रोगी को काटती है तो रोगी से होकर एमेस्टिगोट अवस्था सैंड मक्खी में स्थानांतरित हो जाती है। इस मक्खी की मध्यांतर में जाकर एमेस्टिगोट अवस्था प्रोमेस्टिगोट अवस्था में बदल जाती है। प्रोमेस्टिगोट एक कसाभित अवस्था है। इसके पश्चात यह अवस्था सैंड मक्खी की मध्यांतर में द्विविभाजन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसके पश्चात कसाभित प्रोमेस्टिगोट अवस्था मध्यांतर से अग्रांतर की ओर फैलकर ग्रसनिक व मुख गुहा तक पहुंच जाती है। रोगी के रक्त को ग्रहण करने के 6वें दिन से लेकर के 9वें दिन तक ग्रसनी में प्रोमेस्टिगोट का संक्रमण हो जाता है। प्रोमेस्टिगोट मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था होती है। संक्रमण। जब सैंड मक्खी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चूसने के लिए उसे काटती है तो उसकी ग्रसनी से होकर प्रोमेस्टिगोट अवस्था मनुष्य में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य के में संक्रमण हो जाता है। सैंड मक्खी की लार ग्रंथि संक्रमित नहीं होती है, अतः यह संक्रमण से संबंधित नहीं है। संक्रमण सैंड मक्खी की ग्रसनी व मुख गुहा कसाभित प्रोमेस्टिगोट से पूरी भरी होती है। जब रक्त ग्रहण करने के लिए मनुष्य को काटती है तो ग्रसनी व मुख गुहा के मार्ग को खाली करने के लिए प्रोमेस्टिगोट्स को मनुष्य के रक्त में छोड़ देती है। ये प्रोमेस्टिगोट मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथीलियल तंत्र की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। इसके पश्चात ये एमेस्टिगोट अवस्था में बदलकर द्विविभाजन करते हैं। आशय परपोषी। चीन व ब्राज़ील में कुत्ते इस परजीवी के आशय परपोषी हैं। भारत में यह परजीवी मनुष्य में ही पाया जाता है। इसका कोई आशय परपोषी नहीं है। काला अजर रोग और डमडम फीवर, आंतरांगी लेशमेनियासिस। लेशमेनिया डोनावरी के द्वारा काला अजर या आंतरांगी लेशमेनियस नामक रोग हो जाता है। इस रोग का उष्मायन काल 3 से 6 महीने का होता है। कभी कभी उष्मायन काल 1 से लेकर के 2 वर्ष का भी इसमें हो सकता है। काला अजर रोग में निम्नांकित लक्षण पाए जाते हैं। ज्वर, यह इस रोग का प्रारंभिक लक्षण है। इस दौरान निरंतर या अंतराल से बुखार आता है।
20% रोगियों में 24 घंटे में 2 बार बुखार आता है। प्लीहा परिवर्धन। प्लीहा रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र का प्रमुख अंग है। इसमें परजीवी संक्रमण के कारण विवर्धन एनलार्जमेंट हो जाता है। प्लीहा की वृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि यह पूरे उदर में फैल जाता है। यकृत विवर्धन। यकृत में भी एनलार्जमेंट होता है, लेकिन यह प्लीहा की तुलना में अत्यधिक कम होता है। अफ्रीका व चीन में इस रोग की लसिका गांठों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। रोगी में रक्ताल्पता एनीमिया रोग हो जाता है। रोगी की त्वचा गहरी, शुष्क व खुरदरी हो जाती है और रोगी के बाल गिरने लगते हैं। यदि रोगी का उपचार नहीं किया जाता 2 वर्ष की अवधि के भीतर ये रोगी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु सामान्यतया द्वितीयक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। मनुष्य के जो रोगी मनुष्य होता है उसका डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है। उसके कारण वह उसकी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है या कम हो जाती है। डायग्नोसिस निदान। काला अजहर रोग के निदान में निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। रक्त पट्टिका परीक्षण, ब्लड फिल्म ऑब्जर्वेशन या बायोप्सी द्वारा। बायोप्सी के लिए लसिका गांठों, अस्थि मज्जा व प्लीहा का प्रयोग किया जाता है। आंतरांगों से बायोप्सी के लिए ऊतक प्राप्त करना कठिन कार्य है। यह सुविधा सभी चिकित्सालयों में जनरली उपलब्ध नहीं होती है। और WBC काउंट के द्वारा या न्यूट्रोफिल्स की कमी के द्वारा, बट इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स के द्वारा भी इसका पता लगाया जाता है। RBC की संख्या भी इसमें कम हो जाती है, उसके द्वारा इसका निदान किया जाता है। ट्रीटमेंट, उपचार या थेरेपी। काला अजहर रोग के उपचार के लिए अलग अलग प्रकार की ड्रग्स दी जाती है। 2 ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड। पेंटावेलेंट एंटीमनी कंपाउंड्स इसमें अधिक काम में लिए जाते हैं। एक्सटेंसिवली यूज्ड आर सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट एंड ग्लूकोनेट, यूरिया, स्टेबेमाइन, अमीनो, स्टिब्यूरिया, नियो, स्टिबोसेन, पेंटामिडीन, एसिथियोनेट वो भी काम में ली जाती है। प्रिवेंशन। सैंड मक्खी काला अजहर रोग से बचने के लिए उपाय करने चाहिए और उसके लिए प्रिवेंशन है। सबसे पहले इरेडिकेशन ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर, दैट इज़ सैंड फ्लाई को मार देना। उसके लिए सारी जो आसपास की छोटे पेड़ पौधे होते हैं और झाड़ियाँ जो होती हैं उन्हें काट देना चाहिए और वहाँ पर फ्यूमिगेशन किया जाना चाहिए हर 10-15 दिनों में, और साथ साथ में वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का भी छिड़काव किया जाना चाहिए। अटैक ऑन द पैरासाइट्स। जहाँ पर कुत्ते आस्य प्रपोसी के रूप में पाए जाते हैं वहाँ पर गलियों के कुत्तों को मार देना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स शुड बी किल्ड। कंट्रोल मेजर उसके लिए अपनाया जाना चाहिए या फिर उनको ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। पर्सनल डिफेंस में मनुष्य को सैंड फ्लाई नहीं काटे इस हेतु मॉस्किटो नेट्स लगाने चाहिए और शरीर पर रब करने के लिए जिसे रेपेलेंट को काम में लेना चाहिए और साथ ही ज़मीन पर नहीं सोना चाहिए। धन्यवाद।